गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर द लॉ कल्चर के ऑफ द डेस्क में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं फॉर्मर जज इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस रंगनाथ पांडे सर। सर, वी आर ऑनर्ड दैट आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सर, आपके अपने कार्यकाल में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर क्या अनुभव रहे? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, न्यायपालिका जो है प्रजातंत्र की आत्मा है, जहां तक मेरी समझ है। और मेरा अनुभव ये रहा है कि न्यायपालिका के संदर्भ में हम लोग जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसके पूर्व जैसे मुगलों का शासन था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के लिए तमाम हमारे देश के नौजवानों और लोगों ने अपना बलिदान दिया। तो हमारा एक अपना संविधान उस संदर्भ में फिर निर्मित हुआ। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और उसी संविधान में हमारी न्यायपालिका का भी जिक्र है कि 3 स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका प्रजातंत्र की आत्मा है, क्योंकि हम प्रजातंत्र को आप्ट किए हुए हैं। हमारा देश एक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ जनता भी शासन को नियंत्रित करती है। उक्त संदर्भ में देखिए, क्योंकि न्यायपालिका प्रजातंत्र की आत्मा है, इस संदर्भ में न्यायपालिका को बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की आवश्यकता है। मैं अपने 34-35 वर्षों के अनुभव से यह बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं इंडिपेंडेंस के लिए: ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। आप अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो 2 चीजें आपको बहुत आवश्यक हैं कि इनको आप फॉलो करिए। ट्रांसपेरेंसी, देखिए, आपके किसी भी कार्य में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप जजमेंट कर रहे हैं, चाहे आप अपना अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक डोमेन में आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं पब्लिक डोमेन में, तो वो चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देख लें, हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर पहले चर्चा शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की व्यवस्था देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल 217 के तहत व्यवस्था दी गई है। उसमें सीधी सी व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे जजेस को। आप देखें, शुरू में क्या हुआ, स्थिति ये रही कि गवर्नमेंट की कंसेंट से प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय से जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ करता था। धीरे धीरे चीजें बदलती गई और ये न्यायपालिका ने इस पर हस्तक्षेप करना शुरू किया। तमाम, जैसे एसपी गुप्ता का केस हुआ, फिर एनजेएसी आया, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं अपना चलती रही। लेकिन मेरा जो अनुभव है, ये व्यवस्थाएं जो बदलती रही, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं रही वो, क्योंकि कोई व्यवस्था चेंज की जाती है जिससे कुछ सुधार होने की स्थिति रहती है। तो यहाँ सुधार नहीं, यहाँ और पोल्यूशन सा होने शुरू हुआ। जब तक गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी, तो आपने देखा होगा कि तमाम मेरिट के जजेस होते थे, उन जजेस का आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब से एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद या न्यायपालिका ने खुद इसको ग्रैब कर लिया, तो स्थिति क्या हुई कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी का अभाव हो गया। इन्होंने एक सिस्टम, जो प्रचलित सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम में इन्होंने क्या काम किया कि हाई कोर्ट के 3 जजेस किसी भी व्यक्ति का नाम रिकमेंड कर देंगे जो 10 साल का वकील हो, और कोई उसकी योग्यता का नहीं, 10 साल का वकील होना चाहिए, और उसका नाम आपने रिकमेंड कर दिया। 3 जजेस, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज जो है, जिसको रिकमेंड कर देंगे, उसी में से आपको जज अपॉइंट होना है। चाहे गवर्नमेंट, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें ऐड करने का पावर नहीं, कम करने का पावर तो है, लेकिन जोड़ नहीं सकती। तो इसका मतलब, अच्छा, ये जो तीनों व्यक्ति ये रिकमेंड करते हैं, इनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। मैं बतौर हाई कोर्ट जज आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि बतौर हाई कोर्ट जज किसी और जजेस को नहीं मालूम होता था कि कौन जज के लिए कौन वकील रिकमेंड किया जा रहा है। और उसके लिए एक व्यवस्था को हाई कोर्ट का वकील, जैसे आप स्टेट में आप देखिए मोर देन 2 लाख एडवोकेट्स हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट तक ही आपने उसको सीमित कर रखा है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ही, और 3 जजेस जिसको चाहेंगे आप कर देंगे। जजेस की संख्या मोर देन 100 है। कम से कम इतना होना चाहिए कि जजेस से कंसल्टेशन होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए, जज अपने लिए अपॉइंट नहीं हो रहा है, जज तो पब्लिक एट लार्ज के लिए हो रहा है। आपकी जजेस की अकाउंटेबिलिटी स्टेट के लिए है।
ठीक है, एनजेसी इन्होंने कहा, एनजेसी में केवल इतना ऑब्जेक्शन था कि लॉ मिनिस्टर को नहीं होना चाहिए। एक आप दूसरी व्यवस्था इंडिपेंडेंट कर देते। हु विल जज द जजेस? जज को कौन जज करेगा? आप खुद ही अपने जज नहीं हो सकते। तो ये व्यवस्था जो है, ये ट्रांसपेरेंसी को हमारे ख्याल से थोड़ा सा झूठा करती है। अभी हम इसी संदर्भ में आप चर्चा एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी आरटीआई का जजमेंट मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो उसमें ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पैरा लिखा उसमें आरटीआई में, 13 नवंबर 2019 का जजमेंट है। उसमें उन्होंने लिखा, देखिए जैसे हम दूसरी संस्था से चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो, वैसे मुझे भी ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरी संस्था सारे सही काम करे, वो सही काम कर रही है दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कह दे रहे हैं कि मैंने सही काम किया। तो जैसे हम उनसे कहते हैं कि कोई मानक होना चाहिए, ऐसे ही न्यायपालिका को अपने जजेस अपॉइंट करने के लिए कुछ न कुछ मानक निर्धारित करने चाहिए और उन मानकों को पब्लिक डोमेन में ले आना चाहिए। वो मानक पब्लिक भी तो जाने कि हमारा जज कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन हो रहा है। आपने एक कॉन्फिडेंशियल एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जो 3 जज नाम रिकमेंड करते हैं वो एकदम गोपनीय सा रखा जाता है, और गोपनीय रखते हुए आपने धीरे से भेजा। एक कॉन्फिडेंशियल स्क्रूटनी होती रहती है, बाद में जाके लॉ मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया। वन फाइन मॉर्निंग जब ओथ हो जाती है तो आपको मालूम होता है, और ओथ हो जाने के बाद लगता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिल गई, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप इम्पीचमेंट के अलावा किसी तरह से नहीं हटाए जा सकते। तो ये व्यवस्था संविधान में इसलिए मेरी मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसलिए की गई थी कि जज निष्पक्ष और स्वतंत्र होगा और वो किसी के दबाव में नहीं आएगा, और उसकी फिर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वो जो कार्य कर रहा है, वो जो भी वो जजमेंट दे रहा है या जो उसका आचरण व्यवहार है, जो आचार विचार उसका है, वो कितना अकाउंटेबल है अपने प्रति। ऐसा नहीं कि वो मनमानी ढंग से फैसले कर ले रहा है। फैसले जो कर रहा है उनको पब्लिक डोमेन में ये आना चाहिए कि हमने किस तरह से किया। कानून ये कहता है, संविधान देखिए, संविधान अगर निर्मित किया गया है तो हम आप या न्यायपालिका प्रेसिडेंट जो भी कुछ है सब संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान के बियॉन्ड हमको कोई पावर नहीं दिया गया है। और लोकतंत्र में न्यायपालिका को इसलिए आत्मा कहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कहना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में कोई भी गड़बड़ी हो रही है, जैसे अगर मान लीजिए कि मेजॉरिटी पीपल भी कोई गलत काम कर रही है, तो माइनॉरिटी का भी इंटरेस्ट वॉच करने की जरूरत है। इसीलिए इनको इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को देखिए आर्टिकल 226 एज वेल एज 141, 142, 143 में जो ये अनलिमिटेड पावर दिए गए, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कहा गया कि न्याय हित में आप ऐसा कर सकते हो। ये क्योंकि इतना इंडिपेंडेंस आपको दिया गया, क्योंकि आप अकाउंटेबल होंगे। पावर के साथ ये आवश्यक है कि आप अकाउंटेबल हो और ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ हमारे यहाँ देखिए, जो मैं समझ पा रहा हूँ, उतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए एक लोकतंत्र के लिए। और जजेस के दूसरे संदर्भ में चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि जजेस को आप देखिए, ये पावर और पैसे से, इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज अक्सर ये चर्चा होती है कि आज न्यायाधीश पावर और पैसे से प्रभावित हो जाते हैं। पावर और पैसे से मैं इस संदर्भ में चर्चा करना चाह रहा हूँ। पावर का तात्पर्य यह है जैसे जजेस को आफ्टर रिटायरमेंट कोई असाइनमेंट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि असाइनमेंट के लालच से, असाइनमेंट की वजह से वो सरकार से प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जैसे खूब चर्चा हुई, ऑनरेबल जस्टिस गगोई की चर्चा हुई, वो रिटायर होने के बाद उन्होंने राज्यसभा के मेंबर हो गए। और वैसे ही तमाम जज का मैं देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, आप लोग तो ला के विद्यार्थी हैं, तमाम आप तो न्यू जनरेशन में कोई चीज छिपी नहीं रहती है, तो आप ये देखते हैं कि रिटायर होने के पहले उनका सेट होता है कहाँ होगा। तो आप जब इस तरह से आप सरकार से या किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से इस तरह से जुड़ेंगे, तो आपकी इंडिपेंडेंस निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आप उतने ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएंगे और न आप अकाउंटेबल हो रहे हैं। मेरा अपना मत यह है कि इस संदर्भ में यह होना चाहिए कि सारे अपॉइंटमेंट्स आफ्टर रिटायरमेंट बंद कर दिए जाने चाहिए। रिटायरमेंट के बाद की जो संस्थाएं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, यहाँ भी वर्किंग जजेस को आप भेजिए। इससे आदमी फेयर और इम्पार्शियल होकर जजमेंट डिलीवरी करेगा। या देखिए, दूसरी स्थिति में कहना चाह रहा हूँ, बतौर मैं लॉ सेक्रेटरी भी रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट जज रहा, मैं लोअर जुडिशरी से मैंने अपना करियर शुरू किया, हाई कोर्ट जज भी रहा। तो वहां देखने में मुझे क्या आया कि लोग प्रभावित होते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी कारण से।
और इसको प्रभावित इसीलिए कि साहब जैसे मैं जब लॉ सेक्रेटरी था तो मुझसे तमाम जज कहा करते कि भाई मेरा यहाँ करा दीजिए, मेरी यहाँ बातें कर लीजिए। तो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद 65 ईयर या जो भी एज है, इसके बाद आपको कोई काम नहीं करना है। हाँ, काम न करने के लिए आप ही पर सुविधाएं दीजिए उनको, जिससे वो अपनी आवश्यकताएं और मान सम्मान अपना बचाए रख सकें। आप ऐसा करिए। लेकिन अगर प्रजातंत्र को आप मजबूत करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को आप चाहते हैं कि ये सुचारू रूप से जीवित रहे या चलता रहे, तो इसके लिए आपको तमाम चीजें आपको व्यवस्थित करनी होगी। जैसा मैंने आपसे चर्चा किया कि आपका चाहे अपॉइंटमेंट हो, आपका रहन सहन हो, आपके आचार विचार हो, आपके जो भूत और जो आपका भूत और वर्तमान एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं आप उसको जवाबदेह हो, आप अकाउंटेबल हो। आप ये कह दें कि नहीं इस तरह से मैं इससे संतुष्ट हो रहा हूँ। आप लोग रोज देखते होंगे कि एक बेंच से इस तरह का ऑर्डर हुए, दूसरे बेंच से दूसरे ऑर्डर हो गए। कानून वही है, संविधान वही है, कानून वही है, संविधान वही है, लेकिन क्यों इतना वेरिएंस होता है, इतना अंतर क्यों होता है? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा एक चर्चा ये होती है कि जजेस की संख्या बढ़ा दी जाए। आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी तो 5 जजेस थे, तो मुकदमों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं हुई। जैसे 9 जजेस बढ़े, मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। फिर उसके बाद इसका मैं जो समझ पा रहा हूँ कि जजेस को जो करना चाहिए उस करने में कोई न कोई चूक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जजेस की संख्या बढ़ाने से अपराध कम नहीं होगा, जजेस की संख्या बढ़ाने से लिटिगेशन कम नहीं होगा। लिटिगेशन को आप देखिए मूल क्या है, आप लिटिगेशन को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आप पूरा अगर देखेंगे, मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ यही था, जैसे जैसे जजेस की संख्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बढ़ाई जाने लगी, वैसे ही यहाँ मुकदमों का अंबार लगने लगा। तो ये आपको ये देखना है कि हम जज कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, जज काम कैसे कर रहा है। क्योंकि आप ये देखते हो कि एक जज साहब बैठते हैं तो दिन में 200 मुकदमे डिस्पोज कर दे रहे हैं, एक जज साहब बैठते हैं तो दिन में एक फाइल पकड़े हुए पूरे दिन बैठेंगे। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को या इस क्वालिफिकेशन या क्वालिटी को भी हमें नियंत्रित करना होगा। और ये चीजें तभी नियंत्रित हो सकती हैं जबकि सरकार या कोई एक ऐसी संस्था स्थापित कर दी जाए जहां ये सब सारी चीजें अकाउंटेबल हो, सारी चीजें आदमी जवाबदेह हो अपने प्रति, और राजनीतिक दबाव उसमें देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जजेस का पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है और जजेस का अपना काम है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऐसी स्टैब्लिश होनी चाहिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स देखे। दूसरा यह है कि कैबिनेट में मैंने देखा था एक जगह कि ये राष्ट्रीय विधिक न्यायिक परिषद की स्थापना किया उन्होंने 2006 में। कैबिनेट में स्थापना क्या किया, प्रपोज किया कैबिनेट में। तो उसमें यह हुआ कि जजेस की जो कंप्लेंट्स आएंगी और कुछ ये डिसाइड करेंगे, और डिसाइड करने के बाद अकॉर्डिंगली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आज तक देखिए उसको नहीं कर पाएगी। तो कोई भी देखिए कार्रवाई जब भी शुरू होती है जजेस को उसमें, तो जजेस खुद उस पर इंटरफियर करने लगते हैं। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की चर्चा हम लोगों ने किया, देखिए उससे यह था कि कुछ ना कुछ ट्रांसपेरेंसी आने लगेगी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने, आप देखिए उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। अब क्वैश करने का ग्राउंड कुछ नहीं लिया उन्होंने। उसमें एक जज जस्टिस चलमेश्वर उसके अगेंस्ट जाते हैं, दूसरे जज जो होते हैं पब्लिकली कहते हैं कि नहीं साहब मैंने तो गलत फैसला किया। तीसरे जज पर आप देखिए, अब चर्चा नहीं करना चाहिए, तीसरे जज पर करप्शन चार्जेस थे। आप कालिको पुल का आपने नाम सुना होगा, जो अरुणाचल के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना 60 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा। उसमें क्या क्या चीजें लिखी। एक एक्स चीफ मिनिस्टर सुसाइड इसलिए कर रहा है कि न्यायपालिका से उसको भरोसा नहीं होगा, ये वो कह रहा है। अब सच्चाई क्या है, उसकी वाइफ वहां जाके एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है और आप उसको जो है कि अपना उसको ये कहती है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच की जाए, तो आप उसको पिटीशन ट्रीट करके और आप डिसमिस कर फिर विड्रॉ कर लेते। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंडिपेंडेंस तीनों साथ चलेंगे। अकेले हमें चाहे कि हम इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंस से काम नहीं चलेगा। पावर के साथ, जो बार बार मैं कह रहा हूं, पावर के साथ आपको स्पष्ट होना चाहिए इस पावर का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं। पावर इसलिए नहीं है कि पावर आप अपने लिए करेंगे। जैसे मैंने चर्चा किया ना, हु विल जज द जजेस। अब जजेस को कौन जज करेगा? तो जजेस को खुद अगर आपको जज करना है तो आपको पूरा आश्वस्त होना चाहिए कि हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारी योग्यता क्या है, हमारा चरित्र क्या है, और हम जज कैसे। मैं देख रहा हूँ
इंडिपेंडेंस अपॉइंटमेंट को जो है सुधारें और इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करें और वो संस्था इस तरह की कार्य करें, तभी हम स्वतंत्र ये अपने जो स्वतंत्रता के हमारे वीरों ने, हमारे जो नागरिकों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष किया है, तभी उनका सपना साकार होता दिखेगा और तभी ही भारत जो है, जो हम भारत की कल्पना कर रहे हैं कि विश्व गुरु होगा और ये ऐसा हो जाएगा, या मतलब ये तमाम चीजों की हम कल्पना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए देखिए, आप एक नौजवान हैं, आप प्राय ही ये सोचते होंगे कि हम जो भी कुछ प्राप्त करें अपनी मेरिट और अपनी मेहनत से प्राप्त करें। हम दूसरी संस्था से, मैं तो चाहता हूं कि एक क्लास 4th एम्प्लॉय भी जो है वो भी ट्रांसपेरेंट अपॉइंट हो और उसका डिस्प्यूट हाई कोर्ट में होता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में हम आते हैं या ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, वहां हम जाते हैं, अपनी सब बातों को अपना रखते हैं। तो इसीलिए हमको भी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इसको हम ट्रांसपेरेंट करें, हम पब्लिक डोमेन में ये चीजें दें कि भाई आप जजेस की भर्ती हो रही है या आप एडवोकेट्स भी करना चाहते हैं तो एडवोकेट्स को भी जानकारी रहे कि जजेस की भर्ती हो रही है, जो इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अपना बायोडाटा और अपनी चीजें दें और वहाँ जो जजेस वर्किंग जजेस हैं उनकी भी जानकारी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 आदमी जैसा चाहे वैसा करें। तो ये तो आप इंडिपेंडेंस की बात अपना ये इस तरह से हुई। और देखिए दूसरी चीज है कि न्यायपालिका को इंडिपेंडेंस होना भी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से देश की और गतिविधियां नहीं चल पाएंगी, क्योंकि जब तक स्थितियां, आप देखिए यही इसीलिए आपके संविधान में इस तरह की व्यवस्था बनाई गई कि संसद, और आप देखिए पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अधिकार को कम नहीं कर सकती, इनके अधिकार को बढ़ा भरे सकती लेकिन कम नहीं कर सकती। अब आप देखिए इनके आचरण पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में, आप क्या कंडक्ट है जज का या कैसे कुछ कर रहा है उसकी चर्चा आप नहीं कर सकते। तीसरा, इनको अब कंटेम्प्ट का पावर, जैसे आप आजकल खूब चर्चा में सुनते होंगे कि आप किसी उसके लिए कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गया, तो कंटेम्प्ट का पावर, ये सब पावर्स क्यों दिए गए आपको? कि आप प्रजातंत्र को संरक्षित करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की जो मंशा है, संविधान की जो मूल भावना है उसको आप अपना जो है इसको बनाए रखेंगे। क्यों इतना पावर दिया गया? देखिए कि मान लीजिए पार्लियामेंट है या और पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं, यहाँ तो आपने किस तरह से अपॉइंट कर दिया और कुछ कर दिया, तो उनके करप्शन को, उनकी गड़बड़ी को, उनके मिसयूज को रोकने के लिए आपको इतने अनलिमिटेड पावर दिए गए। तो अनलिमिटेड पावर आपको इसलिए दिए गए कि इस अनलिमिटेड पावर का आप ट्रांसपेरेंट वे में, इम्पार्शियल रूप से आप उसका उपयोग करेंगे। तो अब नटसेल में मतलब यही, और अगर आप कुछ और आप जानना चाहें तो मैं। जी सर, जनवरी 2018 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने कॉन्फ्रेंस करके देश में डेमोक्रेसी को लेके चिंता जाहिर की थी सर, तब में और अब में आपके हिसाब से क्या फर्क आया है? नहीं, हमें कोई फर्क नजर नहीं आया। उसके बाद भी आप देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया, उनका एक कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है अलॉटमेंट ऑफ द केसेस को लेकर। उनका एक कहना था जो बेंचेस बनाई जाती हैं वो पिक एंड चूज करके बनाई जाती हैं। उसके बाद भी आप देखिए, जैसे उस समय एक व्यवस्था थी, बल्कि वो जस्टिस गगोई के जमाने में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पर उन्होंने किया था कि इंटरव्यू की व्यवस्था की, लेकिन अब ये उसके बाद इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है, ट्रांसफॉर्मेटिव क्या है कि और चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। यहाँ तो है क्या कि आप मनमानी करना चाह रहे हैं। जैसे 13 नवंबर 2019 का जजमेंट अगर आप पढ़ें आरटीआई पर जो हुआ है, तो उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम दूसरी संस्था से अगर ट्रांसपेरेंट होने की व्यवस्था करते हैं तो हमें भी होना चाहिए, लेकिन उसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। उसके बाद भी उसी परंपरा से, उसी मतलब हम वो नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं उस चर्चा में जा रहा है कि भाई आप कहाँ से, इनकी सिफारिश कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या हुआ। तो मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत फ्रूटफुल सुधार उससे भी हो नहीं रहा है। सर, आपने बात की कि जो एक पर्टिकुलर मैटर्स हैं वो कुछ ही जजेस के पास जा रहे हैं। इससे रिलेटेड सर, सुप्रीम कोर्ट सभी जरूरी मुद्दे जैसे कश्मीर, इनके संज्ञान नहीं ले रहा, पर कंटेम्प्ट के 10-11 साल पुराने की हियरिंग कर रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये हम देखिए ठीक है,
क्या अर्जेंट है आपको ये डिसाइड करने का पावर है कि क्या अर्जेंट क्या चीजें हैं, उसको आप टेकअप करिए। लेकिन वही जो मैंने आपसे चर्चा किया ना कि आप पब्लिक डोमेन में क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कश्मीर इशू को आप टेकअप नहीं कर रहे हैं, जो देश के मुद्दे हैं या और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको नहीं कर रहे हैं, और 10 साल के पुराने कंटेम्प्ट मैटर को, इसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। क्योंकि देखिए कंटेम्प्ट, देखिए एक मैं सुन रहा था एक दिन भाषण माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा तो उन्होंने एक शब्द कहा था, मुझे याद आ रहा, चर्चा, तो आप लोग विद्यार्थी हो, बच्चे बच्चे मतलब बच्चे ही हैं आप लोग, तो वहां उन्होंने कहा था निंदक नियरे राखिए, यही तो कहा था उन्होंने, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी से। मतलब अगर कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको जरूर आप रखिए अपने साथ, क्योंकि आलोचना से आप में सुधार होने की जरूरत होगी। आलोचना करने वाले को आपको जेल भेजने से, आलोचना करने वाले की हत्या करने से, या आलोचना करने वाले कुछ करने से सुधार नहीं होगा। ये तो भाई आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है कि जो आपकी बात है वहां कंटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। और कंटेम्प्ट क्या है भाई, कंटेम्प्ट को आप अपने तरह से डिफाइन थोड़ी करेंगे, कंटेम्प्ट भी तो आपको कंटेम्प्ट एक्ट बना है और कुछ जो हाँ कुछ चीजें हैं, तो इसको हम बहुत अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए जो आपके बर्निंग टॉपिक्स हैं या नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कश्मीर इशू की बात आपने की, तो नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसको आपको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। जैसे ठीक है राम जन्मभूमि का मैटर था, ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर था, इसको आपने प्रायोरिटी पर डिसाइड किया। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस को डिसाइड करने का कि आप ठीक है, जो मैंने एक शब्द कहा आपने, हु विल जज द जजेस, आप जज हैं तो आप पब्लिक को देखिए, आप 135 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधि हैं, तो 135 करोड़ की जनता को आप एक्सप्लेन कर सकिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही। सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है सर, वो कितना 70 के दशक में और अब उसमें कितना अंतर आ गया है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तो आप ही देख ही रहे हो, वो तो है कि सबके पावर्स अलग अलग हैं, सिर्फ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अपने यहाँ ये हुआ कि पावर ग्रैब करने की एक होड़ लग गई। मैं एक चर्चा आपसे करना चाहता, जो हम लोगों ने नौकरी शुरू किया 1985 में, तो उस समय स्थिति ये हुआ करती थी कि हाई कोर्ट केवल डिस्पोजल ऑफ केसेस किया करती थी। हाई कोर्ट का काम जितना था, पूरे प्रदेश पर कंट्रोल है, पूरे प्रदेश की जुडिशरी और ट्रिब्यूनल्स पर हाई कोर्ट का कंट्रोल रहता है, लेकिन वो केवल डिस्पोजल ऑफ केसेस किया करते थे। जजेस की संख्या कम रहती थी, खूब डिपेंडेंसी कम हुआ करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, स्थितियां बदलती गई। इन्होंने क्या काम किया कि जो काम डिस्ट्रिक्ट जज का था वो भी सब ले लिया। आज स्थिति आप देखिए, हाई कोर्ट में करीब 103 कमेटीज बनी हुई है इन जजेस की, और कमेटीज में क्या होता है कि कहाँ कौन सी लाइट लगेगी, कहाँ कौन सी व्यवस्था होगी, कौन सी कॉपी खरीदी जाएगी, कौन से पेपर्स खरीदे जाएंगे, किसको कौन सा वर्क अलॉट किया जाएगा, कौन जज कहाँ का हो। तो ये पावर ग्रैब करने की हवस बढ़ने लगी। तो वो जो हमारा मूल काम था, जो डिस्पोजल ऑफ केसेस करने का मेरा काम था, वो खत्म हो गया। जैसे हम लोगों ने शुरू किया नौकरी, तो उस समय तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज हुआ करता था, चीफ जस्टिस में। बाद में धीरे धीरे फिर उन्होंने उसमें किया कि 7 कर दिया। फिर 94 में क्या किया इन्होंने, 94 में कर दिया कि हर जिले का एक एजेंट होगा। फिर अब नए चीज, मतलब ये जितने लोग आ रहे हैं कि डिस्पोजल ऑफ केसेस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सारे अपॉइंटमेंट्स, आप कल्पना करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चपरासी का अपॉइंटमेंट भी हाई कोर्ट कर रही है आज। जो काम आप देखिए, तो आपका काम तो मेजर डिस्प्यूट्स जो हैं, स्टेट के तमाम प्रॉब्लम्स हैं, और 4 बजे के बाद यहाँ जजेस में इतनी मीटिंग होती है। जब 103 कमेटीज आपने बना रखी है, 103-5, तो क्या करते होंगे आप, कल्पना कर लीजिए कि आज सारे अपॉइंटमेंट देखिए। अभी जैसे PCSJ का एक इम्तहान होता है, जो सिविल जज जूनियर डिवीजन करते हैं, इसके अपॉइंटमेंट करने की भी एक प्रस्ताव पास हो गया यहाँ से। लेकिन मैं उसमें हाईकोर्ट जज था, मैंने उसको अपोज किया और कुछ किया, वो डिसेंट नोट आया और कुछ गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप खुद अपने पावर को मिसयूज मत करिए। जैसे अगर मान लीजिए आप खुद जज हैं और आपने किसी को गलत जज अपॉइंट कर दिया, उसको चैलेंज कहाँ करेंगे आप? एक संस्था, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक इंस्टीट्यूशन अगर किसी गलत काम को करती है, तभी लोग आपके पास आते हैं और आप उसको क्वेश करते हैं और कहते हैं कि ठीक करिए। लेकिन जब आप खुद ही गलत कर रहे हैं, तो आप कैसे इसको कर लेंगे? इस तरह से इंडिपेंडेंस होने के साथ, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। बिना इंडिपेंडेंस के डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं करेगी, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन वो मतलब एकदम फेयरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और आप भी जो उस इंस्टीट्यूशन पे हेड कर रहे हैं, वो भी एकदम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो अपना काम छोड़कर पावर की तरफ आप मत देखिए। आज मैं कह रहा हूँ सुविधा की तरफ लोग खूब भाग रहे हैं। जजेस को आज अक्सर यहाँ देखिए आप, तो मैं
मैंने मतलब नजदीक से देखा, सुविधा की तरफ इसलिए कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे लिए सेंचुरी अलाउंस होना चाहिए, मेरे लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। तो आप जैसे अपने लिए सोच रहे हैं और दूसरे पब्लिक के लिए भी आप, अगर हमें भोजन न मिलने से तकलीफ होती है तो दूसरे पर भी हमें अपना देखना चाहिए कि इसको भी भोजन न मिलने से तकलीफ होगी। तो इसलिए ये मेरा नटशेल में यही कहना है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है प्रजातंत्र में, तभी प्रजातंत्र सर्वाइव करेगा। और अगर उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप हुआ तो प्रजातंत्र के सर्वाइवल में कठिनाई होगी, फिर एनार्की शुरू हो जाएगी और चीजों में, लेकिन वो इम्पार्शियल वे में होगी। और कुछ सर, जैसे बात आती है कि जैसे सीजीआई गोगोई जो हैं वो राज्यसभा के सांसद नियुक्त किए गए, ऐसे कई जजेस होते हैं जो कि राज्यपाल बना दिए जाते हैं कई सारे राज्यों के। तो इस पे बात आती है कि जो इनके जजमेंट्स हैं वो एक पार्टी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस थे, तो उससे उस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा? आपसे चर्चा किया कि जी। देखिए, पावर एंड मनी, आज स्थिति हो रही है कि न्यायपालिका के लिए कहा जाने लगा है कि ये पावर और मनी से प्रभावित हो रही है। पावर से मतलब यही कि जैसे आपने बताया कि गवर्नर अपॉइंट कर दिए जा रहे हैं, किसी ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अपॉइंट कर दिए जा रहे हैं, और कुछ ये बना मतलब वो कहीं से कनेक्टेड है। आप ये देखिए, गिव एंड टेक की पॉलिसी है, इस पे आप इसको नहीं कर सकते। आपकी मदद कोई तभी करेगा जब उसको कुछ आपसे आशा होगी। आपको 10 रुपया कोई क्यों देगा? 10 रुपया तभी देगा जब वो सोचेगा कि आप रिटर्न करेंगे या बदले में कुछ करेंगे आप। तो इस पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं कोई आपने पैरामीटर का इस्टेब्लिश कर रखा है। जैसे अभी मैं 2 जजेस का देख रहा था कि 3 महीने उनकी सेवा बाकी थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करके दूसरे दिन कहीं अपॉइंट हो गए। तो ये पब्लिक को चर्चा करने से आप नहीं रोक सकते, आप चाहे जैसे कर रहे हो, लेकिन कि ये पर्टिकुलर आदमी हो रहा है, ये सरकार आ रही है, इनसे जुड़े लोग हो रहे हैं, ये सर ये सरकार आ रही तो ऐसे लोग हो रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सब चीजें इंडिपेंडेंस को प्रभावित कर रही हैं। आप ये अगर प्रभावित करेगी तो लोगों को संदेह होने लगेगा, और संदेह होगा तो न्यायपालिका से विश्वास खत्म होगा। हम लोगों को अपना बचपन याद आ रहा है, जैसे जब झगड़े हुआ करते थे गाँव में तो एक चर्चा होती थी कि आपको चल के दीवानी में देख लेंगे, कचहरी में देख, हाई कोर्ट तक लड़ेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन आज आप देखिए, अब आप लोग अब सुनते हैं या नहीं सुनते, लेकिन अदरवाइज चर्चाएं होने लगी कि लोग कचहरी से और हाई कोर्ट से बचना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आपने पढ़ा होगा, अभी एक जस्टिस गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उनका भी कहना था कि पैसे वाला न्याय पा रहा है। तो वह जो मैंने आज चर्चा की, पावर और पैसे से न्यायपालिका को थोड़ा दूर रखना होगा, और दूर रखने के लिए हमको जो उपाय करने हैं इसके लिए प्रयास करना है। और निश्चित रूप से देश का भविष्य अच्छा है। और ऐसे चर्चा करके मैं तो आरटीआई पर ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का वो पैरा पढ़ के मैं काफी प्रभावित हुआ कि चलिए कम से कम चर्चा करने पर चीजें आ तो रही। और ही वुड बी सीजीआई, आई थिंक 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 साल हो सकता है, कुछ हम लोग आशा करते हैं कुछ अच्छा हो। और कुछ क्वेश्चन? आखिरी सवाल सर आज का, आपके हिसाब से सर जुडिशरी की स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए और क्या कदम लिए जा सकते हैं? देखिए, जुडिशरी की स्वतंत्रता बनाने के लिए तो एक निश्चित रूप से जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ये बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। उस इंडिपेंडेंट बॉडी में ठीक है जजेज हों या और कोई सोशल रिफॉर्मर हों, जो इस तरह के लोग हों, उनको होना चाहिए। और जो भी वहाँ हो, वहाँ एक ट्रांसपेरेंट, एक पब्लिक डोमेन में चीजें आ जाएं कि ये इस आदमी को हम इसलिए कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, विश्व के किसी भी देश, वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा नहीं कि जज अपॉइंट जज कहीं जज को नहीं भर्ती कर रहा। ये हिंदुस्तान अकेला आपका ऐसा देश है, ये जज को अपॉइंट कर रहा है। यहाँ है क्या? देखिए, हमने ब्रिटिश प्रणाली को अडॉप्ट कर रखा, जो अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने न्यायपालिका इसलिए अपने उस पर की कि जो भी काम उनको करने रहते थे न्यायपालिका के थ्रू किया करते थे। आप देखेंगे जब क्या जो सिस्टम है, जो आपकी आईपीसी वगैरह है, वो अभी देखिए वही अंग्रेजों की बनाई हुई है, वही क्रिमिनल आप देख तो ना, सीपीसी और जो कुछ सब अंग्रेजों को बनाया हुआ है। तो उन्होंने ये सिस्टम क्यों इवाल्व किया था? उन्होंने ये सिस्टम इसलिए इवाल्व किया था कि वो शासन करना चाहते थे, और शासन करने के लिए पब्लिक कुछ बोल न सके, न्यायपालिका के माध्यम से ऑर्डर कराते थे। पहले आप देखिए, आईसीएस अफसर जो होते थे डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, हाईकोर्ट जज हुआ करते थे।
मतलब जो ICS का इम्तहान पास करता था, इवन तमाम ऐसे थे जो लॉ ग्रेजुएट्स में नहीं रहते थे, लेकिन वो जजेस हुआ करते थे। और आप प्रीवी काउंसिल्स के जजमेंट्स अगर आप देख लें तो 100-150 जजमेंट जो है आज तक हम उन्हीं को कोट करते हैं। लेकिन आज हमारी न्यायपालिका की क्या स्थिति हो गई है, आज जजमेंट कुछ आता है, कल कुछ आ जाए, परसों तीसरा आ जाएगा, आप जो चाहिए उस तरह के फैसले रूलिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तभी होगी जब जो हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट होगा, अकाउंटेबल होगा, इम्पार्शियल होगा। ये सब चीजें अगर उसमें होगी तभी होगा। तो मेरा यही कहना है कि ऐसी संस्था, एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इन सब चीजों को नियंत्रित करे। अगर उनकी कंप्लेंट हो रही है तब भी उसको एक्शन लेने का उसको पावर। और चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आज के समय में और कैसे इसे और मजबूत बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।